दिल का जो बेसिक रिदम होता है वो तो उसको हम साइनस रिदम कहते हैं, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट रिदम होता है। उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है आमतौर पे, बट एज के साथ साथ या कोई अगर और रिस्क फैक्टर्स या बीमारी आ जाए या कोई वेल्व में एबनॉर्मेलिटी आ जाए जिसकी वजह से हार्ट के चेंबर्स के ऊपर ज़ोर पड़े, तो उसमें एबनॉर्मल रिदम्स आ सकते हैं। रिदम स्लो भी हो सकते हैं, रिदम फास्ट भी हो सकते हैं। एज रिलेटेड जो नॉर्मल रिदम जिसे हम कहते हैं, जो एज के साथ डेवलप हो सकता है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। ये वेल्व अगर ख़राब हो आपके तो प्रेशर पड़ता है चेंबर्स के ऊपर, वो अर्ली एज में भी आ सकती है। और अगर आपको कोई जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की ख़राबी, ये अगर रहे तो ये भी उसको ला सकती है। और अब एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसकी वजह से भी रिदम ख़राब हो सकता है। तो वो जो लय में से निकल सकता है और रिदम ख़राब हो जाए तो फिर उसमें हार्ट रिस्क पे आ जाता है। अगर हम लाइफ टाइम लें तो एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसे हम ब्रेड एंड बटर कहते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, तो हो जाता है। लेकिन अगर आप एजेस वाइज ले लें तो फिर उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑल कमर्स को, ऑल एजेस को ले लें तो एट्रियल फिब्रिलेशन बिकम्स हैज़ अ हाई बर्डन। चूँकि ये एक इलेक्ट्रिकल रिदम है, स्ट्रक्चरल हार्ट जो है वो हम एक स्ट्रक्चरल पॉइंट पे देखते हैं। तो एक इमारत जिसकी कमरे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगर उसका बीच में सरिया सही नहीं डला हुआ तो वो जैसे कोलैप्स कर सकती है। तो इसी तरह से नॉर्मल हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। और एक ज़माने में जब हमें और कोई रीज़न नहीं मिला करता था, हम उसको उस एट्रियल फिब्रिलेशन को लोन एट्रियल फिब्रिलेशन कहा करते थे। ऑल्दो नाउ वी अंडरस्टैंड कि वो भी रीज़न की वजह से आती है, लेकिन हमें उस वक्त रीज़न नहीं पता था। तो वो स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट्स ही होते थे और उनमें एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाया करती थी। अगर हम उसको एज पे ले लें, पूरे ऑल कमर्स को ले लें, तो आई थिंक एज वुड बिकम, बिकॉज एज के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स भी कैरी होते हैं। तो ओवरऑल एज 70 से ऊपर अप टू 20%, 10%, 20% लोग जो हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में चले जाते हैं, नो मैटर व्हाट यू डू। बट अगर आप ऑल नीचे की एज लें तो आई थिंक हाइपरटेंशन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क फैक्टर्स, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ इटसेल्फ, उसकी भी वजह से जो है एट्रियल फिब्रिलेशन कम्स एज अ रिदम। क्योंकि जो भी चीज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल की को डिसफंक्शनल करेगी, उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो वो कम्युनिकेट होगा पीछे टू लेफ़्ट एट्रियम, और लेफ़्ट एट्रियम जब भी स्ट्रेच होता है तो उसका जो नॉर्मल रिदम है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो निकलेगा एज अ प्रोटेस्ट। क्योंकि आप जितनी भी स्टडीज़ देखें हटा के एट्रियल फिब्रिलेशन को, तो इसकी जो प्रेवलेंस वगैरह है अगर आप उसको वो लें तो वो तकरीबन 60-70% के करीब इन मेजर स्टडीज़ एज अ रिस्क फैक्टर आती है। यानी कि इट कैन सो जितना बड़ा रिस्क फैक्टर होगा उतना बड़ा कंपाउंडर होगा। एंड आई थिंक एट्रियल फिब्रिलेशन को अगर आप मुझसे पूछें तो हाइपरटेंशन वुड बी दी प्रॉबली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट अदरवाइज़ अगर आप लें तो ओबेसिटी जो कि बहुत फैल रही है, ओबेसिटी इटसेल्फ कैन कॉज दिस। डायबिटीज़ जो है वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो आ सकती है, लेकिन स्टडीज़ में भी आप देखें तो डायबिटीज़ 30% आती है, तो हाइपरटेंशन 70% के करीब इन कंपाउंड होता है। जब से हमने वो इम्प्लांटेबल डिवाइसेस डालनी शुरू की हैं जिस पर हम रिदम देख सकते हैं, तब वी हैव रियलाइज्ड कि जितना सिम्टोमेटिक एट्रियल फिब्रिलेशन है उससे ज़्यादा एसिम्टोमेटिक एट्रियल फिब्रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सिर्फ सिम्टोमेटिक को लें तो उसके बीच में पैल्पिटेशंस आर वेरी कॉमन। अगर किसी का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता हार्ट रेट, उसको चक्कर आ सकते हैं, पसीने आ सकते हैं। कुछ लोग एट्रियल फिब्रिलेशन के ऑनसेट के वक्त और जब वो ऑफसेट ख़त्म होता है तो लंबा पॉज आ सकता है, बेहोश भी हो सकते हैं। अगर किसी को साथ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो एंजाइना भी हो सकता है। पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है अगर उसको रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर गोइंग इनटू हार्ट फेलियर और रेट तेज़, बिकॉज रेट एकदम तेज़ होगा तो आप समझिए कि वो स्ट्रेस टेस्ट में चला जाएगा पेशेंट एवरी टाइम एट्रियल फिब्रिलेशन हो। अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन और उसको एक्टिव कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसकी बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि डिवाइसेस में हमें पता चल रहा है, पिकअप कर रहे हैं हम इंसिडेंटल फाइंडिंग्स के पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में था। तो जो नॉर्मल हार्ट्स होते हैं उनमें जब एट्रियल फिब्रिलेशन आता है तो वो जनरली पता भी नहीं चलता। एंड वो और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट भी कंट्रोल्ड रहे, और कंट्रोल्ड रेट में कहता हूँ कि आप 80 और 110 के बीच में रहें, तो भी पेशेंट्स को अक्सर नहीं पता चलता कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन। इट इज़ ओनली जब वो 130 से ऊपर जाता है तो एहसास होता है। हमारे पास जो सर्वेलेंस टूल्स हैं वो आप हफ्ता लगा सकते हैं, 10 दिन लगा सकते हैं, 4 हफ्ता लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिम्टोमेटिक कंडीशंस को ट्रीट करने में फ़ायदा दिखाती है। एसिम्टोमेटिक डिजीज़ को अभी तक हम क्लियर कट फ़ायदा नहीं दिखा सके।
तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक एट्रियल फिब्रिलेशन को पकड़ने जाएगी वो आई थिंक अभी तक हमने उस तरह से डेवलप नहीं की। बट ये कि लूप रिकॉर्डर्स होते हैं, अगर कोई बहुत रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत पैल्पिटेशंस हो रही हैं और हमें ये शक पड़ रहा है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो एक आला होता है जिसे हम इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर कहते हैं, वो क्लिनिक में भी इंजेक्ट कर सकते हैं स्किन के नीचे। वो अप टू 3 ईयर्स जो है सर्वेल करता है और हार्ट को देखता है, रिदम को, तो उसमें अक्सर रिदम्स पकड़े जाते हैं। तो बट ये आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ कि ये रूटीन नहीं है, ये बहुत चंद लोगों के लिए होगा। तो नॉर्मली अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें और उम्मीद करें कि एट्रियल फिब्रिलेशन प्रिवेंट होगी, और वो होती है अगर आप वही रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करें जो आप हार्ट डिजीज़ के लिए करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की बिल्कुल टाइप्स हैं। पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, एक आता है जो साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, 1 साल से ज़्यादा अगर चला जाता है तो परसिस्टेंट हो जाता है, और फिर ऐसा जिसको आप शॉक लगा के भी वापस लाने की कोशिश करने नहीं आता तो उसको हम क्रॉनिक परसिस्टेंट कहते हैं। पुराने वक्तों में एटलीस्ट जब मैं स्टूडेंट था और एट्रियल फिब्रिलेशन को हम करते थे ट्रीट, कि हम उनको रेट कंट्रोल ड्रग्स पहले दिया करते थे, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजॉक्सिन, ये वाले दे के रेट कंट्रोल करके रखते थे। और अगर इनसे भी बात नहीं बनती थी तो फिर हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स जैसे एमियोड्रोन है वो देते थे, जो कि सीरियस दवाएं। अब फ़लसफ़ा चेंज हो गया हुआ है। अब ये है कि साइनस रिदम में रखें जब तक आप रख सकते हैं। तो जो ही न्यू अनसेट एट्रियल फिब्रिलेशन, नई एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप होती है, तो आप एमियोड्रोन टाइप या जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं विद रेट कंट्रोलिंग ड्रग्स के साथ जाएं, ताकि आप शुरू में ही इसको कंट्रोल कर लें। ना सिर्फ कंट्रोल करें बल्कि रिदम दोबारा वापस साइनस में लेके आएँ। तो ये सुपीरियर थॉट है। एंड आई थिंक पैरोक्सिस्मल के लिए भी और इसका परसिस्टेंट के लिए भी यही होना चाहिए कि शॉक लगा के आप इसको वापस लाएं। क्रॉनिक परसिस्टेंट जो एक दफ़ा लॉन्ग टर्म चला गया, जिसको आपने ट्राई करके देख लिया शॉक करके वो नहीं रुकता, तो उसको फिर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसका आप रेट कंट्रोल करते हैं। तो ये फ़र्क है सिर्फ। अदरवाइज जो आपने टाइप्स का, आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि पैरोक्सिस्मल परसिस्टेंट, क्रॉनिक परसिस्टेंट, उसकी ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क है तो वो ओवरऑल फ़र्क नहीं है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉम्प्लिकेशन में कि अगर आप रेट कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओवरऑल हार्ट फेलियर हो सकता है। बट इसकी जो मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है वो स्ट्रोक है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है जनरली एज एन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लेफ़्ट एट्रियम यानी कि जो अपर लेफ़्ट चेंबर है उससे आता है मोस्ट एट्रियल फिब्रिलेशन। राइट से भी आ सकता है अगर राइट चेंज हो। राइट इतना थिन चेंबर होता है कि उसमें फ्लटर तो आ सकता है लेकिन फिब्रिलेशन इज़ लेस लाइकली। जो लेफ़्ट है उसकी अगर आप एनाटमी देखें तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का वो स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी थिक होता है। तो उसमें जिसे कहते हैं क्रिटिकल मास अचीव हो जाता है और उसके बीच में आप एट्रियल फिब्रिलेशन सस्टेन कर सकते हैं। सो जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो आपका एट्रिया जो है वो बिल्कुल इतना तेज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है कि एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, वो हिल रहा होता है, ट्रेमर का उसमें आ रहा होता है, तो फिब्रिलेशन होती है। उससे क्या होता है कि लेफ़्ट एट्रियम में एक एरिया है जिसे हम लेफ़्ट एट्रियल अपेंडेज कहते हैं, जो कि समटाइम्स काफ़ी बड़ा हो सकता है लोगों में। और वो चेंबर ऐसा है जहाँ फ्लो पूरी तरह से जाता नहीं बल्कि वो डेड एंड है, एंड ऑफ द स्ट्रीट है, वहाँ से ब्लड घूम के वापस आता है। तो चूँकि एट्रियल फिब्रिलेशन में पंप ब्लड हो नहीं रहा होता, तो जो ये वाला एरिया है लेफ़्ट एट्रियल अपेंडेज, इसमें ब्लड रुक जाता है। और जब रुकता है ब्लड में बहुत बड़ी सलाहियत ये है कि वो क्लॉट करने की कोशिश करता है, और इसमें जो क्लॉट बनता है वो जनरली बहुत बड़ा होता है साइज़ में। तो ये अगर निकल जाए तो ये बहुत बड़ा स्ट्रोक, जिसे हम डेंस स्ट्रोक कहते हैं, वो करता है, वर्सेस वो वाला स्ट्रोक जो कि छोटी शरियानों से, दिमाग की जो शरियानें उसमें अगर हो तो उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं। देयरफॉर ये एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है।